हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं और उसमें हमारा आज का टॉपिक है रिडॉक्स अभिक्रियाएं और जिन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। याद रखना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उन्हें रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें साथ साथ चलते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। एक अन्य परिभाषा के रूप में परिभाषित करूं तो आप यूं भी कह सकते हो कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया आप जिंक धातु के साथ करवाओगे तो आप पाओगे कि जिंक धातु इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यहां ये जिंक कॉपर के स्थान पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा ZnSO4 और ये कॉपर बाहर चला जाएगा। अब ध्यान देना, हम यहां देखते हैं कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेते हैं और इधर ध्यान देना जिंक सल्फेट में जिंक का ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का ज्ञात करूं, जिसका ज्ञात करना होता है उसका आप x मान लीजिए। x यहां आगे बढ़ू, प्लस का निशान लगा दूंगा। ये SO4 सल्फेट होता है और मैंने बताया था आप लोगों को कि सल्फेट का -2 होता है, यानी पूरे सल्फेट पर -2 आवेश होता है। तो यहां प्लस के अंदर -2 आवेश रख देंगे। इस कॉपर सल्फेट के पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर यहां 0 लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, x उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर और 0 है तो वो 0 लगा देंगे। तो माइनस प्लस माइनस और 2 का 2 और 0 आ जाएगा। आप इसे और आगे हल करोगे तो ये x बराबर +2 आ जाएगा। यहां कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? +2 प्राप्त होता है कॉपर का। यहां कॉपर का 2 है, इधर चलिए यहां भी तो कॉपर आ रहा है तो यहां तो कॉपर मुक्त अवस्था में दिया हुआ है और मैंने जब आपको बताया था ऑक्सीकरण अंक के बारे में तो वहां हमने जिक्र किया था कि कॉपर, याद रखना, मुक्त अवस्था में है तो मुक्त अवस्था वाले का 0 होता है। तो यहां कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +2 है, यहां इसका 0 हो रहा है तो बताइए ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है। यहां +2 से और 0 हो रहा है ऑक्सीकरण अंक, तो ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है। ऑक्सीकरण अंक में कमी आने का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो अपचयन कहलाती है। तो यहां कॉपर सल्फेट है, उसका कॉपर के रूप में अपचयन हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इस जिंक की। यहां जिंक मुक्त अवस्था में तो इसका ऑक्सीकरण 0 होता है और ये जिंक कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 में। यहां हम जिंक का ज्ञात कर लेते हैं तो ज्ञात करें तो यहां जिंक का ऑक्सीकरण निकालूं तो x प्लस और यहां सल्फेट का पूरे का -2 होता है, 2 लगा देंगे बराबर 0 लिख देते हैं। तो x - 2 = 0 और x बराबर, याद रखना, +2 आ जाएगा। यहां जिंक का +2 आ रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण +2 आ रहा है। यहां 0 है तो क्रियाकारक में जिंक है, उसका तो 0 ऑक्सीकरण है और यहां सल्फेट के साथ जिंक का ऑक्सीकरण 2 प्राप्त हो रहा है। तो 2 प्राप्त हो रहा है तो ध्यान देना यहां ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। जिंक के ऑक्सीकरण अंक में 0 से 2 की तरफ जा रहे तो वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना, याद रखना, ऑक्सीकरण ही कहलाता है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण अंक में कमी होना अपचयन कहलाता है। तो अब एक ही अभिक्रिया में
ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो यह रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है और इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकारक पदार्थ, पहले तो आपको यह याद रखना है ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकरण अभिक्रिया से अलग होते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, यानी वे अणु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे अणु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उन्हें ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है, तो उन्हें ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में तो आप बोलते हो कि वे अणु परमाणु आयन जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उसे हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। यहां ऑक्सीकारक पदार्थ की बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे कि वे अणु परमाणु जो किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो उन अणु परमाणुओं को हम ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं। और ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं अपचयित होते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ की खास बात है कि वो स्वयं अपचयित होते हैं। तो कुछ ऑक्सीकारकों के नाम हम यहां लिखते हैं, उनको आप याद रखना। कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे K2Cr2O7, इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। K2Cr2O7 इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये एक अच्छा ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। इसके अलावा और बात करूं तो HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, यह भी अच्छा ऑक्सीकारक पदार्थ है। कुछ अन्य पदार्थों की और बात कर लेता हूं। KMnO4 जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, इसे ही लाल दवा भी कहा जाता है। ये लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है और वास्तविक नाम है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इसे कहा जाता है और इसे लाल दवा बोलते हैं। इसके अलावा जैसे F2 फ्लोराइड, Cl2 क्लोराइड, Br2 ब्रोमाइड और एक्चुअल में ये अणु के रूप में है तो आप इन्हें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यूं बोलोगे। यहां अणु के रूप में है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यूं बोलना बेहतर रहेगा। तो ये सारे के सारे अच्छे ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं जो कि किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये स्वयं अपचयित हो जाते हैं। अगला टॉपिक है अपचायक पदार्थ। याद रखना, वे अणु, परमाणु अथवा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वे अणु, परमाणु या फिर पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। अपचयन की प्रक्रिया से अलग होता है। याद रखना, वे अणु, परमाणु या पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो अपचायक कहलाते हैं और अपचायक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अपचायक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ये सामान्य सी बात याद रखना। कुछ अपचायक पदार्थों के उदाहरण हमें याद रखने हैं। कुछ अपचायक पदार्थ हैं, उनके उदाहरण हमें याद रखने हैं। जैसे FeSO4 जिसे आप फेरस सल्फेट कहते हो, FeSO4 फेरस सल्फेट होता है और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। इसके अलावा जैसे हेलो अम्ल के रूप में HBr, HCl ये हेलोजन से बने हुए अम्ल होते हैं तो इन्हें हेलो अम्ल कहा जाता है। HBr, HCl हेलो अम्ल के रूप में बने हैं तो इन्हें हेलो अम्ल कहा जाता है। इसके अलावा लिथियम, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, Li लिथियम धातु, Al एल्यूमिनियम धातु और इसके साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े तो हम इसे बोलेंगे लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ये एक अच्छा अपचायक है जो कि रसायन विज्ञान में बहुतायत में काम में लिया जाता है।
इसके अलावा H2C2O4, इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। ये भी एक अच्छा अपचायक पदार्थ होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, Na2S2O3, इसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ये भी एक अच्छा पदार्थ है जो केमिस्ट्री में अपचायक के रूप में काम में लिया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। इन्हें असमानुपातन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। तो ध्यान देना, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक ही पदार्थ का, गौर से सुनना, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, केवल एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा, तो उन्हें हम स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहेंगे और उन्हें असमानुपातन अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्षारीय पदार्थ है। जब इस क्षार की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो एक तो बनता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। आप क्लोराइट बोलोगे इसे, ठीक है ना, यहां क्लोराइड डे नहीं आएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट बोलोगे आप इसे, सोडियम हाइपोक्लोराइट। और एक बनेगा धात्विक लवण NaCl। धातु जो होती है वो हैलोजन के साथ जुड़ती है तो उसे हम कहते हैं धात्विक लवण, तो धात्विक लवण बन जाएगा। और यहां क्षारीय पदार्थ है इसलिए जल वाष्प बनेगी जिसे हम लिखेंगे H2O। अब इसे कर देते हैं संतुलित। यहां सोडियम के दो परमाणु हैं इस साइड में, यहां एक है तो यहां दो लगा देता हूं, तो सोडियम दो हो गए, तो यहां भी सोडियम दो हो गए। ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो उस साइड में दो ऑक्सीजन है, तो यहां भी तो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन यहां आपको नजर आ रहे हैं। ये दो इस O के आगे भी काम करता है, इस H के आगे भी काम करता है और इस सोडियम परमाणु के आगे भी दो काम करता है, तो दो ऑक्सीजन हो गए। क्लोरीन की बात करूं, ClCl दो बार है तो यहां भी ClCl दो बार है। H देखिए यहां H दो है तो यहां भी दो H है, तो अभिक्रिया संतुलित है। अब हम बात करते हैं कि इसमें से कौन से पदार्थ का अपचयन हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो देखते हैं। यहां देखिए इस क्लोरीन की बात करूं, मुक्त अवस्था में क्लोरीन दिया है, यानी किसी कोई और यौगिक नहीं जुड़ा है, अन्य परमाणु इसके साथ नहीं जुड़ा है, तो यहां मुक्त अवस्था में क्लोरीन है, इसका ऑक्सीकरण शून्य होता है। और यहां मुझे क्लोरीन दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में ऑक्सीकरण क्लोरीन का ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां तो ऑक्सीकरण साफ स्पष्ट है कि क्लोरीन मुक्त अवस्था में तो ऑक्सीकरण अंक शून्य होगा। कोई अणु परमाणु मुक्त अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीकरण शून्य होता है, ये तो नियमों के अंतर्गत आता है। यहां हम क्लोरीन का चेक कर लेते हैं, यहां भी चेक कर लेते हैं, अर्थात x मान करके ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले इसकी गणना करूं तो x मानूंगा, तो x मान लिया। यहां पर इस साइड आऊं, Cl और O के बीच में प्लस का निशान लगा दूंगा, फिर इस O का लिखूंगा, O का सामान्यतः -2 होता है, वो लगा दूंगा। इधर और आगे बढ़ूंगा, सोडियम और O के बीच में प्लस लगा दूंगा। फिर सोडियम याद रखना प्रथम वर्ग में आता है, हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रहा है तो उसमें मैंने कहा सोडियम प्रथम वर्ग में आता है। प्रथम वर्ग में सारों का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। प्रथम वर्ग वाले सारे के सारे तत्व हैं, उनका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, तो सोडियम का +1 होगा, तो यहां सोडियम का +1 इस प्रकार यूं लगा देंगे और इस सारे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, x -2 + 1 बराबर 0। x यहां माइनस का 2 है, यहां प्लस का 1 है, बताइए कौन सा एक्स्ट्रा है? माइनस वाला एक एक्स्ट्रा है, तो x - 1 बराबर 0 या फिर x बराबर +1। तो यहां इसमें
क्लोरीन का +1 आ रहा है, इसमें ऑक्सीकरण अंक क्लोरीन का +1 आ रहा है। अब यहां इसमें क्लोरीन का और ज्ञात कर लेते हैं। यहां क्लोरीन का ज्ञात करूं तो x मान के निकालेंगे, तो क्लोरीन का तो x मानूंगा। यहां सोडियम की तरफ आऊं तो प्लस का निशान लगा दूंगा। सोडियम तो प्रथम वर्ग का है, प्रथम वर्ग वालों का सारों का +1 होता है, तो सोडियम का +1 यहां लिख दूंगा। बराबर इस पर कोई आवेश नहीं है तो 0 लगा दूंगा। और अब यहां x -1 आ जाएगा। आप इसको पक्षांतर करोगे तो यहां Cl का -1 आ रहा है। अब देखिए मैं आपको कुछ यूं समझाऊं, इस क्लोरीन से मैं अगर इसमें जा रहा हूं तब तो 0 से +1 ऑक्सीकरण अंक हो रहा है, तो 0 से +1 होना ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होने की क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहलाती है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना। और अब इस क्लोरीन का मैं यहां इस साइड में इस Cl में जाऊं तो यहां देखूं तो ध्यान देना, इसमें ज्ञात करते हैं। यहां तो मुक्त अवस्था में 0 है, यहां -1 हो रहा है क्लोरीन का, तो यहां 0 से -1 की ओर जाना ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, और ऑक्सीकरण अंक में कमी आना अपचयन कहलाता है। तो यहां पर क्रिया है वो अपचयन की हो रही है। तो देखिए एक ही पदार्थ का, इस एक ही पदार्थ का यहां तो ऑक्सीकरण हो रहा है और यहां अपचयन हो रहा है। इस Cl2 का NaOCl में तो ऑक्सीकरण हो रहा है और NaCl में अपचयन हो रहा है। तो बताइए फिर इस एक अकेले ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी और अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो फिर ये कहलाएगी स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और इसे बोलेंगे असमानुपातन अभिक्रिया। क्यों? एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो इसमें हम कहेंगे कि यह असमानुपातन अभिक्रिया है।